नेक्स्ट आता है हमारा रोल्ड स्टील सेक्शन। सेक्शंस के बारे में बताएंगे, इसका ये नाम है, इसका ये यूज है, ठीक है। आप इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आगे आपको जो, हाँ, एल्डिंग डिफाइन करने के लिए, हाँ ठीक है, वो अभी इसी में ही आ जाएगी, रोल्ड सेक्शन में। उन्होंने पूछा ना हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन को एक बार देख लें, वो कैसा दिखता है, कहाँ उसको डिजाइन करना है, क्योंकि आगे जैसे टेंशन मेंबर डिजाइन करना है तो वहां पे बोलते हैं आपको दो एंगल सेक्शन है जो बैक टू बैक लगे हुए हैं, फेस टू फेस लगे हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से लगे होते हैं या फिर उनको रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रोल्ड स्टील सेक्शंस। रोल्ड का मतलब कोई रोलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हुई होगी, ये इनके कोड के नाम है। जो रोलिंग प्रोसेस यहाँ पर यूज होती है वो होती है हॉट वर्किंग। मतलब जो भी यहाँ पर हम स्टील के जो सेक्शंस बनाते हैं वो हम हायर टेम्परेचर रेंज में बनाते हैं। तो दो तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है हॉट वर्किंग और एक होती है कोल्ड वर्किंग, ठीक है। तो और दोनों प्रोसेस वहां यूज की जाती है जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट है। मतलब कोल्ड वर्किंग के खुद खुद के स्पेसिफिक अपने कुछ कारण है जहां यूज होगी, और हॉट वर्किंग के कुछ स्पेसिफिक रीजन है या उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जिस कारण से हम यहाँ पर उसको स्टील में यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड वर्किंग वाली जो प्रोसेस है वो यूज की जाती है आपकी आरसीसी में, और दोनों ही जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल प्रोसेस है। मतलब जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, आप मैकेनिकली चेंजेस ला रहे हो। मैकेनिकल का मतलब ये कि आप लोड लगा करके एक बार आप हायर टेम्परेचर पे लगा रहे हो तो वो हॉट वर्किंग है, और एक बार आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लगा रहे हो तो वो कोल्ड वर्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉट वर्किंग प्रोसेस से बनते हैं, इसलिए इनको हॉट रोल्ड सेक्शंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनका एक बार डिफरेंस देख लेते हैं ब्रीफ वे में, क्योंकि ये हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग क्या होती है, 2 नंबर में पूछ ले डिफाइन यील्डिंग, इस तरह के क्वेश्चन जब अब बहुत सारे पार्ट आने लग गए ना, जैसे 60 नंबर का क्वेश्चन है और उसके 4-5 पार्ट है, तो उनमें ये छोटी मोटी डेफिनेशन ये चीजें पूछ ली जाती है। तो आपका जो कर्व है, अब मुझे यहाँ पर वो कर्व बनाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें ये क्या है आपकी, ये कौन सी, इधर क्या दिखाएंगे हम, स्ट्रेस या स्ट्रेन? स्ट्रेस, और यहाँ पर स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल में आप स्ट्रेस स्ट्रेन, ना तो आप स्ट्रेस लगा रहे हो ना आप स्ट्रेन देख रहे हो, मतलब उसमें आप तो लगा रहे हो लोड और आप देख रहे हो उसमें डिफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये उसके अंदर डेवलप हो रही है। आप तो लोड लगा पा रहे हो उसमें, तो लोड जो लगेगा उसके अपोजिट में एक रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होगा, और उसको जब एरिया से डिवाइड कर दोगे तो वो स्ट्रेस हो गया, मतलब रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। और स्ट्रेन क्या होगी, जो डिफॉर्मेशन होगा उसको इनिशियल लेंथ के कंपैरिजन में देखोगे तो स्ट्रेन हो जाएगी। तो हम पी डेल्टा का, एक्चुअल में हम पी और डेल्टा लगाते हैं। आजकल मशीन्स थोड़ी सी, मतलब वैसे आज जो यूटीएम होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, तो उसमें डायरेक्टली वो कंप्यूटर से कर्व बन के आ जाता है, यही होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, जो पुराने मशीन्स हैं या किसी कॉलेज में पुरानी मशीन्स होंगी तो उसमें क्या होगा, पी लगा रहे हो आप, हर स्टेज पे पी लिखता पड़ता था। ऐसे प्रैक्टिकल भी किए हैं, मतलब हम लोगों ने भी किए हैं। और हर स्टेज में आपको डिफॉर्मेशन देखना है इनिशियल लेंथ के कंपैरिजन में, फिर स्ट्रेन निकालनी है, ठीक है। तो वो वाली प्रोसेस आप कर रहे हो। अब क्या हो रहा है इसमें, ये यहाँ तक जा रहा है, ये सब आपको आइडिया है, यूं यहां से अगर देखें तो ये ओ है, ये ए हो गया, जहां तक प्रोपोर्शनलिटी रहेगी, जिसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोल देते हैं हम। और उसके बाद में एक पॉइंट जस्ट इसके नजदीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे डिजाइन वाले पोर्शन में ये जो ए बी सी, ये जो सारे पॉइंट है, ये इतने नजदीक होते हैं कि हम इनको एक जगह कंसंट्रेट मानते हैं और उसकी एक वैल्यू ले लेते हैं जिसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हम इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे जब हम थियोरिटिकल चीजों की बात करेंगे, ठीक है। बट मतलब थियोरिटिकल नहीं, जब हम फॉर्मूले और जब क्वेश्चन करेंगे तब उनको अलग नहीं करेंगे, डिस्कस करने में वो सारे पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग, बट बहुत नजदीक होते हैं। मतलब ए वाला पॉइंट आ गया तो यील्डिंग भी हो ही जाएगी, मतलब ए आ गया तो सी जाने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ए है, फिर ए के बाद में एक बी आता है बिल्कुल उसके आसपास। फिर क्या होता है कि वहीं नजदीक में 2 पॉइंट होते हैं जो C1 C2, उसको एक एक के ऊपर एक होता है, अपर यील्ड पॉइंट और
लोअर यील्ड पॉइंट। तो अपर यील्ड पॉइंट की हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स में या हम जो भी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसमें प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस थोड़ी कम है, क्योंकि उसके कारण है कि वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर जाता है, किस रेट से लोडिंग लगा रहे हो, कैसा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इतनी चीजों पर डिपेंड करेगा। तो जो सिग्निफिकेंट वाला पॉइंट है वो लोअर यील्ड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आ चुके हैं। कहा जा रहा है ये B, C1, C2। फिर क्या होगा ना कि C2 के आते ही कर्व एकदम ऐसे स्ट्रेट जाएगा। स्ट्रेट जाने का मतलब है कि स्ट्रेस नहीं बढ़ रही लेकिन स्ट्रेन आपकी बढ़ गई। स्ट्रेस नहीं बढ़ने का मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा, बट आपका डिफॉर्मेशन बढ़ गया। ठीक है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं यील्डिंग। और ये जो C2 से जो D तक जाएगा उसको हम बोल देते हैं यील्ड प्लाटू। CD प्लाटू क्या होते हैं? पठार। एक तो होते हैं आपके माउंटेन्स जो स्टीप होते हैं, पठार क्षेत्र क्या होते हैं? हाइट पर जाकर के फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, जो आप जीके में पढ़ते हो, विंध्याचल का पठार, ठीक है, हाँ, जो भी पठार आप देखते हो वो, तो ये प्लेटू वहीं से आया कि माउंटेन था लेकिन ऊपर जाके क्या हो गया? फ्लैट। तो यील्ड प्लेटू। फिर डी के बाद में क्या हुआ कि वही वाली है ना, बॉलीवुड मूवी के पीट रहे हैं कोई, फिर अचानक से खून दिख गया, फिर जोश आ गया, तो फिर से रेजिस्टेंस बढ़ा है। रेजिस्टेंस बढ़ा है, उसके कुछ कारण है। वो कारण भी हमारे मेटलर्जिकल कुछ मैकेनिकल है कि इंटरनल मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हुए, तो कुछ एनर्जी उसकी एब्जॉर्ब हुई, उस कारण से इसने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिया, और रेजिस्टेंस दिया तो ये स्ट्रेस और बढ़ी और एक पॉइंट पहुंच गया जो हमारा अब तक का सबसे मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, उसको हम बोल देंगे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। उसके बाद में प्रोसेस चालू हो जाएगी कि टूट जाएगा। ये ई पर गया, एफ, तो ये अल्टीमेट पॉइंट है। तो समझने वाली बात ये है हमारे लिए आगे डिजाइन में कि ये A, B, C1, C2 हम इनको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और इनको एक ही पॉइंट मानेंगे जिसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट, और इसकी वैल्यू को हम ले लेंगे 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये हमारा अल्टीमेट पॉइंट है। जो हम जो स्टील यूज करते हैं उसमें होता है, कितना होता है? 410, 410। ठीक है, ये है। तो ये अल्टीमेट पॉइंट, एफ हमारा फेलियर पॉइंट है, ये हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग, ये यील्ड प्लेट्यू, ये स्ट्रेन हार्डनिंग, और ये नेकिंग। टूट जाता है इसके बाद में। ठीक है, कुछ और चीजें, एक दो चीजें और आप मार्क कर लो। जब आपका, अगर मान लो मैं बता ही रहा हूँ तो इसमें एक दो पॉइंट ऐसे और बता देता हूँ जो आप वहां पर रिप्रेजेंट करोगे तो थोड़ा सा इम्पेक्ट पड़ जाएगा कि जब यील्डिंग होगी, यील्डिंग स्टार्ट हो रही होगी, उस समय स्ट्रेन की वैल्यू जो होगी कितनी होगी? 0.00। अब पूछोगे कैसे निकाली जाती है, तो यहां तक तो वो हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को मानते हैं कि यहां तक फॉलो करती है। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ई, 250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन, तो हमें स्ट्रेन निकालनी तो इधर आ जाएगा। इससे आगे वाली में वो वैलिड ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उनसे निकाली हुई वैल्यूज है जो आपको बुक्स में मिलेंगी, तो वो वैल्यूज में ये यहाँ पर जो होती है स्ट्रेन, ये कितनी होती है? 0.015, और यहां पर लगभग 25% तक होती है। इतनी स्ट्रेन होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा कर्व हो गया। अब समस्या जो है इसमें वो है ये यील्ड प्लेट्यू, ये हमारे साथ दिक्कत करता है कुछ केसेस में। कुछ में तो बढ़िया है, पर वो कौन से केसेस जिसमें ये इश्यू क्रिएट करेगा, वो हमारा आरसीसी डिजाइन का केस है। और वो कौन से केस है जिसमें हमें ये चाहिए ही सही, वो हमारा स्टील डिजाइन का केस है। तो इसको, ये हमें
इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसके अनुसार हमने दो प्रोसेस बना रखी है, एक कोल्ड वर्किंग और एक हॉट वर्किंग, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं आरसीसी की। आरसीसी में क्या समस्या आती है, कंक्रीट जो था ना वो अकेला मटेरियल वो बढ़िया है, उसमें बहुत फायदे हैं कंक्रीट के, क्योंकि स्टील के साथ हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेक्शन है, हम उन्हीं को बना सकते हैं, लेकिन कंक्रीट में हम जो शेप चाहें हम वो शेप ढाल लेंगे। कि हमें सर्कुलर एकदम कॉलम चाहिए हम वो बना देंगे, हमें गुंबद बनाना है हम बना देंगे। जितने भी आपके डेकोरेटिव चीजें बनेगी वो या तो स्टोन से बनेगी, स्टोन में क्रैव उसको जो है वो प्रोसेस थोड़ी ज्यादा फास्ट स्लो होती है। अगर आपको कम समय में बढ़िया सा एकदम आर्किटेक्चरल टाइप का बनाना है तो कंक्रीट उसमें बहुत काम की चीज है, तो वो फायदा था, इसलिए कंक्रीट को भी कुछ ना कुछ तो फायदे हैं इसे, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। बट उसके साथ ये है कि वो टेंशन में बहुत वीक मटेरियल था, तो हम उसमें उसके साथ में क्या डालते हैं, स्टील, जो कि उसमें जितना भी टेंशन आएगा वो कौन रेजिस्ट कर देता है, आपका स्टील, इसलिए हम स्टील डालते हैं। ठीक है, जब आप आरसीसी पढ़ते हो या आपने पढ़ी होगी तो आरसीसी जो फेल होती है ना वो 0.003 से 0.005 के बीच में, एक्चुअल कर्व बता रहा हूं मैं, एक्चुअल कर्व में जो आप बनाओगे कंक्रीट के जितने भी, तो उनमें फेलियर इससे लेकर के यहां तक हो जाएगा। ठीक है, और कोड ने बोल दिया 0.0035, इस बीच में उसका फेलियर हो जाता है। ये भी मान लिया मतलब इस बीच में उसका फेलियर हो जाएगा, इतनी स्ट्रेन आ जाएगी तो वो आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो हमने स्टील उसमें एम्बेडेड किया है, स्टील जो आपने उसमें एम्बेडेड किया है कंक्रीट के अंदर, वो स्टील कितने पे यील्ड होना स्टार्ट होता है, 0.00125। क्या ये वैल्यू उससे ज्यादा है कम है, कम है ना अभी, तो मतलब स्टील की जो यील्डिंग स्टार्ट हो रही है जिस पॉइंट पे, वो वैल्यू अभी उससे कम है, लेकिन उसके बाद में कोई रेजिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, मतलब स्टील में को 0.00125 से 0.015 तक पहुंचने के लिए कोई अलग से लोड नहीं लगाना, वो अपना आप ही वहां तक पहुंच जाएगा। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इससे ज्यादा है, मतलब ये वाली वैल्यू तो इससे ज्यादा ही है। तो हो क्या रहा है, मतलब स्टील अगर यील्ड हो गया कैसे ना कैसे करके आरसीसी के केस में, तो जब उसकी यील्डिंग कंप्लीट होगी उस समय क्या होगा कि वो कंक्रीट अपनी फेल हो चुकी होगी, ये समस्या थी वहां पर। तो स्टील का यील्डिंग तो हम रोकेंगे नहीं, क्योंकि स्टील का नेचर है यील्ड में फेल होना, और हम चाहेंगे भी ये कि वहां पर फेलियर हो तो सबसे पहले किसका हो, स्टील का हो, क्योंकि जो फेलियर होगा स्टील का वो सडन फेलियर नहीं होगा, वो होगा वार्निंग के साथ। तो क्या करें, तो वहां पर ये डिस्कशन हुआ, ये कंक्लूजन निकला कि जब यील्ड होगा तब फेल जरूर होगी कंक्रीट, ये भी बात फिक्स होगी, तो वो पॉइंट ही बढ़ा दो जिस पे यील्ड हो रहा है। जैसा भी 250 पे हो रहा है तो वो चीज 250 पे नहीं होकर के किसी ज्यादा लोड पे हो जाएगी, तो हम थोड़ा ज्यादा लोड लगा पाएंगे जिस पर स्टील यील्ड होगी, और स्टील यील्ड होगी तो उसके बाद में कंक्रीट जो उसके साथ में एम्बेडेड है, मतलब क्या होता है ना, स्टील कंक्रीट के बीच में प्रॉपर बॉन्ड बना रहता है, तो स्टील इलोंगेट होना चालू हुई तो कंक्रीट भी उसके साथ में उतना इलोंगेट होती है। तो जब स्टील यहाँ पहुंची है तब तो कंक्रीट फेल नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से यहाँ आएगी तो उसमें स्टील आपकी कंक्रीट पहले ही फेल हो चुकी होगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप क्या कर दो कि आप जो यील्ड पॉइंट है उसको क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक है, जो 250 पे हो रही है चीज वो 250 पे नहीं होकर के किसी हायर लोड पे होगी, तो हम क्या कर लेंगे, ज्यादा लोड लगा पाएंगे। ठीक है, तो फिर बात ये आई कि कैसे ना कैसे इस चीज को कम किया जाए और ये जो यील्डिंग वाला पॉइंट है इसको बढ़ा दिया जाए। तो इसी को ही बढ़ाने के लिए, मतलब इस समस्या के समाधान के लिए हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस पे जाते हैं। कोल्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं कि हम लोअर टेम्परेचर पे चीजें कर रहे हैं, कोल्ड वर्किंग का मतलब ये कि हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ही कर रहे हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम उसमें लोड लगाना चालू करते हैं, रीइंफोर्स जो स्टील की जो आपके जो भी बार है या जो भी आपके सेक्शंस है उनमें हम लोड लगाना चालू करते हैं, और लोड लगाते हुए हम कहां तक लेकर के जाते हैं उसको, हमने यील्डिंग को क्रॉस कर लिया, बियॉन्ड दी यील्ड पॉइंट तक हम लेकर के चले गए। ठीक है, किस पे ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं हम, नॉर्मल टेम्परेचर पे, और फिर क्या किया कि उस टेम्परेचर पे जाकर के फिर से क्या कर दिया, अनलोडिंग, मतलब पहले यहां तक खींचा, यील्डिंग होने दी, जब स्ट्रेन हार्डनिंग हो गई थोड़ी बहुत होनी जब हुई, अल्टीमेट से नीचे नीचे ही रहेगा, लेकिन उस टाइम पे आपने क्या कर दिया, अनलोडिंग कर दिया, मतलब लोड को फिर से जीरो कर दिया। तो अभी क्या होगा ना कि अब आप
बी वाले पॉइंट से आगे जा चुके हो, पहली बात तो ये ध्यान रखने वाली है। बी वाले पॉइंट तक अगर हम खींच करके जीरो करते तब तो जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो क्या हो जाता, वापस आ जाता, मतलब रीगेन हो जाता, कुछ बचता नहीं। लेकिन अब आप बी से बियॉन्ड जा चुके हो, तो वो जो रेंज आ चुकी है वो प्लास्टिक वाली आ चुकी है, अब आपका डिफॉर्मेशन रीगेन नहीं होगा, लेकिन बी तक का जितना था उतना रीगेन हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, जब आप उसको अनलोडिंग करोगे तो ये कहीं थोड़ा थोड़ा सा पीछे आ जाएगा ये, और ये इसको, ये है अनलोडिंग, ठीक है। अब ऐसा बोला है कि अब अगर आप फिर लोड लगाते हो आप, तो क्या होगा कि जो कर्व है वो यहां से ऐसे स्टार्ट नहीं होगा कि कर्व ये इस पोर्शन को ही फॉलो कर लेता, मतलब जो कर्व होगा अब, मतलब ये चीज कर दी, लोड लगा दिया, फिर उसको कर दिया जीरो। अब फर्दर अगर आप लोडिंग लगाते हो तो फर्दर लोडिंग लगाने पर जो आपका कर्व फॉलो होगा वो होगा कुछ, ये हमारा है, ये इसको हम बोलेंगे रीलोडिंग। इसको हम बोल रहे हैं रीलोडिंग, ठीक है। तो ये कर्व यहाँ से ऐसे फॉलो होता है, और यहाँ पर आकर के जो था आपका वो फेल तो वैसे ही होगा, यहाँ पर आकर के फेल हो जाएगा। तो क्या हो गया इस प्रोसेस में, जब आप ब्राउन वाले ही देख रहे हो, अभी इसको सिर्फ अलग से बनाएंगे, तो ब्राउन वाला जो कर्व है वो ब्राउन वाला कर्व आपका, उस कर्व में ये ईल्ड प्लेट्यू अब आपका नहीं है, मतलब ईल्ड प्लेट्यू आपका क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो गया, जो कि हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा था। अब ये देखेंगे कि ईल्ड पॉइंट जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ। हमने ये सारी चीजें क्यों की थी, हमने इसलिए की थी कि हमारा जो प्रोसेस 250 पे हो रही है ना, वो उससे किसी ज्यादा पे हो जाए बस। क्योंकि स्टील तो कैसा है, डक्टाइल मटेरियल है, जब वो फेल होने लगेगा तो वो तो प्रॉपर वार्निंग लेके फेल होगा, लेकिन उसके साथ में जो मेंबर है, जो उसके साथ जो मटेरियल है वो ऐसा नहीं है बेचारा, वो इतना डिफॉर्मेशन को झेल नहीं सकता, वो तो क्रेक होगा। तो जो उसके साथ में जो ऐसा मटेरियल है स्टील, जिसको हम पहले फेल करवाना भी चाह रहे हैं, तो वो जो फेलियर है, वो फेलियर जो होगा वो फेलियर थोड़ा ज्यादा लोड पे हो जाए, 250 पे ना होकर के कुछ ज्यादा पे, इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इस प्रोसेस को कोल्ड वर्किंग कहते हैं। सिर्फ इसी कर्व को बनाएंगे, ये वाला कर्व ऐसा बन रहा है हमारा कुछ ऐसा। ये अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने जो सारे पॉइंट डिफाइन किए थे वो हम डिफाइन करते हैं इस वाले में, ए बी सी और ये जितने भी ईल्ड पॉइंट, लेकिन सारे कर्व ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, मैक्सिमम कर्व इस टाइप के होते हैं। तो अब हमें कैसा पता चलेगा कि किस पॉइंट से हमारी ईल्डिंग स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, आरसीसी डिजाइन के केस में हम स्टील की ईल्ड तक की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि जब स्टील ईल्ड हो जाता है तो उस समय उसके ऊपर वाली कंक्रीट भी क्रेक हो जाएगी, तो और कंक्रीट क्रेक होगी तो स्टील का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो हम उसको स्टील को अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक लेकर के नहीं जाएंगे, तो हमें ईल्ड वाली स्ट्रेंथ चाहिए। अब जो हमने प्रोसेस कर दी उसके बाद में, ठीक है, तो वो उसके लिए जो हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है वो है 0.2% स्ट्रेन हम लेंगे, ठीक है, प्रूफ स्ट्रेस कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि जितनी डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 जो है वो है कितना होगा 0.2, या फिर इसको बोल देंगे हम 0.002, इतनी स्ट्रेन वाला एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने। और क्या किया है कि इनिशियली जो थोड़ा बहुत लीनियर पोर्शन आ रहा है उसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, वो लाइन जहां पर जाकर के कट करेगी, इस पॉइंट को हम बोल देंगे प्रूफ स्ट्रेस वाला पॉइंट बोल देंगे, या फिर ये इस तरह के कर्व के लिए यील्ड स्ट्रेस का
काम करेगी, ये इस तरह के कर्व के लिए यील्ड स्ट्रेस का काम करेगी। तो अब देखो कंपैरिजन, वो पॉइंट कहां पर है, कहीं यहां पर है वो, ठीक है। तो जो पहले 250 की स्ट्रेस थी जिस पे यील्डिंग हो रही थी, वो अब क्या हो गया, वो आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अब वो अलग अलग तरह के जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इस तरह की स्टील अवेलेबल है, जैसे बोला जाता है Fe415। तो Fe415 का मतलब ये है कि उस स्टील की यील्ड स्ट्रेस कितनी है, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe500, 550 या 650 या 600, तो उसका मतलब क्या है, उसकी जो यील्ड स्ट्रेस है वो जैसे 500 है तो 500 उसकी यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वर्किंग, तो इससे हमने क्या किया, हमारा क्या एम था, हमें यील्ड प्लेटू को एलिमिनेट करना था, हमें यील्ड स्ट्रेस को क्या करना था, बढ़ाना था। तो इसी से जो रीइंफोर्समेंट बार बनती है उनको आप बोलते हैं HYSD बार। HYSD का मतलब है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। तो वो जो डिफॉर्मेशन के बाद में जो बार बन के आई है कोल्ड वर्किंग से, वो आपकी कौन सी है, हाई यील्ड डिफॉर्मेशन। मतलब उनकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, पहले वाली कंडीशन से अब क्या है, ज्यादा है। और इसमें कहीं भी आपने केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं किए, प्योरली मैकेनिकल मेथड है, ठीक है। ये तो हो गया आरसीसी की बात। अब बात आती है हॉट वर्किंग। स्टील में हमें यील्ड प्लेटू को एलिमिनेट करवा के कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो अल्टीमेट तक जाकर तोड़ के देखेंगे। तो हम अब स्टील में भी आपको क्या करना होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेक्शंस बनाने हैं, और डिफरेंट शेप के सेक्शंस बनाने के लिए आपको डिफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो स्टील के लिए ऐसा बोला गया है कि जब हम 700 डिग्री से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिफॉर्म करेंगे स्टील को, इस टेम्परेचर को बोला जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, 700 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम इस पर डिफॉर्म करते हैं स्टील को, तो उस केस में स्टील की जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है वो जो पहले थी वैसी की वैसी बाद में रहती है, मतलब वो प्रॉपर्टी आपकी मेंटेन रहती है, इसलिए उसको बोला जाता है हॉट रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। लेकिन स्टील में हमें डक्टिलिटी चाहिए और कंक्रीट में हमें इतनी ज्यादा डक्टिलिटी नहीं चाहिए। तो जैसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट थी उस तरह की प्रोसेस हमने कर ली, ठीक है। तो इससे जो रीइंफोर्समेंट बार बनेगी वो कौन सी बनेगी, HYSD बार्स। ये हमारी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। और हॉट वर्किंग के लिए सिर्फ स्टेटमेंट लिखा जाता है, if steel is deformed in temperature range 700 degree centigrade to 900 degree centigrade, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं, इट्स डक्टिलिटी प्रॉपर्टी will remain unchanged। उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, ठीक है। तो जो हमारे जो भी सेक्शन होते हैं स्टील में उनको बोला जाता है हॉट रोल्ड सेक्शन। हॉट रोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको हॉट रोलिंग प्रोसेस से आपने बनाया है, ठीक है। हाँ, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो पहले थी, मतलब वो यील्ड प्लेटू एलिमिनेट नहीं हुआ, मतलब डक्टिलिटी जो जो यील्ड प्लेटू था वो अभी भी रहेगा। वो हाँ वो हाँ खत्म ऐसे होती है, जो आप डिफॉर्म कर रहे हो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे कर दोगे और बियॉन्ड यील्ड पॉइंट तक कर दोगे तो वो खत्म हो जाएगी, तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब कर्व ऐसा चलेगा, मतलब आप ऐसा समझ लो जो मार्केट में रीइंफोर्समेंट बाहर आ रही है आपके पास, सरिये जो आ रहे हैं जब आप खरीदने जाते हो, वो सरिये ये प्रोसेस होने के बाद में आपके पास मिलते हैं, ठीक है। तो अब उनमें कर्व ये चल रहा है, और हम जो स्टील के हमारे पास रोल्ड सेक्शन है उनमें हमने क्या होता है कि जो बन के आती है ना, जैसे सेल है, सेल बहुत बड़ी कंपनी PSU है या टाटा है, तो स्टील वो आते हैं सिर्फ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस,
अब उनमें डिफॉर्म कर करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्शंस बनाए जाते हैं। तो वो जो डिफॉर्मेशन है वो आप हायर टेम्परेचर पे दोगे ना, तो डक्टिलिटी पहले जो थी बाद में भी वही रहेगी। ये है बात। ठीक है, चेंज कर दूं? तो जो हमारे पास सेक्शन है उनको इसीलिए हॉट रोल सेक्शन बोला जाता है, क्योंकि वो इस प्रोसेस से बने हैं कि उनकी डक्टिलिटी पहले जो थी वो बाद में भी मेंटेन रहे। और हमें स्टील में डक्टिलिटी चाहिए क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब हम क्यों उसको। और आरसीसी में ज्यादा डक्टिलिटी इसलिए नहीं चाहिए कि उसके साथ जो मटेरियल है जो उसके ऊपर एम्बेडेड हो रहा है वो खुद उस लेवल का नहीं है कि वो इतना डिफॉर्म हो जाए। ठीक है,